नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है राजस्थान के इतिहास में चौहान राजवंश चल रहा था। चौहान राजवंश के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने चौहानों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें अपने सांबर के चौहान पढ़े थे। सांबर के चौहानों के बाद में मैंने आपको अजमेर के चौहान है, उन अजमेर के चौहानों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले राजा जो है अजय राज बताया। अजय राज के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अजय राज के बाद में मैं थाने बताया अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज अर्णोराज जो है इसका पुत्र जगदेव, इसका पितरहंता है, पितरहंता राजा आ जाएगा। अर्णोराज के बारे में मैंने आपको बताया विग्रह राज चतुर्थ के बारे में बताया। विग्रह राज चतुर्थ है, इसके बारे में बताया। इसके बाद में जो है विग्रह राज चतुर्थ के बाद में अप्रांग्य नाम का कोई राजा बना है, फिर पृथ्वीराज द्वितीय बना है। पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना है जो कि अर्णोराज का ही पुत्र था। अब पृथ्वीराज द्वितीय इसके बाद में जो है बताते हैं कि कौन बना है, सोमेश्वर बना है। कौन बना है? सोमेश्वर चौहान शासक बना है। तो अगला शासक क्या नाम है? सोमेश्वर चौहान। तो आज अपने सोमेश्वर चौहान का अध्ययन करेंगे। सोमेश्वर चौहान ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, इसका छोटी सी बातें हैं, थोड़ी सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। पहली बात ध्यान रखनी है, इनको ब्याह कद हो, तो ब्याह खटा हुई है। इसका जो विवाह है उसके बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो ध्यान रखना कि दिल्ली के ननिहाल, इसका जो है ना सोमेश्वर चौहान का ननिहाल जो है वो गुजराती है, ठीक है ना। दिल्ली के आनंदपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी शु, कर्पूरी देवी के साथ जो है इसका विवाह हुआ था। किसका विवाह हुआ है? सोमेश्वर चौहान का विवाह हुआ है, ठीक है। सोमेश्वर चौहान ने, अगर इसकी और विशेष बात करें तो इसने अपने पिता अर्णोराज और ये अपने स्वयं की जो है मूर्ति बनवाई थी और थोड़ा बहुत जो है चित्रकला को बढ़ावा दिया था। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। सोमेश्वर चौहान ने क्या है कि सोमेश्वर चौहान का 1170 ईस्वी का जो संस्कृत भाषा के 13 पद थे ना, जो मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि बिजोलिया शिलालेख, तो बिजोलिया शिलालेख का टाइम हुआ है, सोमेश्वर चौहान का टाइम हुआ है, तो ध्यान रखियो। और गुजरात का राजा था जिसका नाम था भीमदेव। इस भीमदेव ने सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी थी? भीमदेव ने सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। भीमदेव ने सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। भीमदेव के द्वारा इसकी क्या कर दी गई है? हत्या कर दी गई है। गुजरात भीमदेव द्वारा सोमेश्वर चौहान की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आप चर्चा करेंगे हम इसके बाद में, जिसका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनको नाम तो सुनेड़ो ही उसी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो आज अपने चर्चा करने वाले किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में, तीसरे के बारे में, तृतीय के बारे में। बड़ो शानदार शासक है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था, 1166 ईस्वी में। और ये जो राजा बना है, राजा कब बना है? 1170 ईस्वी में बना है। कितनी वर्ष की? 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में बना था? 11 वर्ष की आयु में बना था। पिता का नाम इसके क्या है? सोमेश्वर चौहान है। क्या नाम है? सोमेश्वर है। माता को नाम क्या है? माता कर्पूरी देवी। और आनंदपाल जो है इसके नाना जी हैं। अर्थात जब ये राजा बना तो इसकी संरक्षिका कौन बनी थी? संरक्षिका इसकी माता ही बनी थी, ध्यान रखना। संरक्षिका कौन बनी थी? इसकी माता ही बनी थी। इसका जो सेनापति है, सेनापति या सेनाध्यक्ष, वो कौन था? भुवनेकमल था। सेनाध्यक्ष कौन था? भुवनेकमल था। और इसका जो प्रधानमंत्री है, इसके दरबार का प्रधानमंत्री भी, प्रधानमंत्री को नाम किया है कदमवास है, ठीक है। प्रधानमंत्री के नाम है कदमवास है। ये प्रारंभिक बातें ध्यान रखना। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है इसे। जन्म 1166, राजा जो है बना 1170 ईस्वी में, 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरी देवी। संरक्षिका भी माता ही कर्पूरी देवी ही बनी है। सेनापति भुवनेकमल है। प्रधानमंत्री को नाम किया है कदमवास है। अब पृथ्वीराज की अगर हम बात करें तो उपाधियां कौन कौन सी है, तो पृथ्वीराज की उपाधियों की चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज की उपाधियां, इन उपाधियों में अगर हम बात करें पृथ्वीराज की, तो एक उपाधि आती है जिसका नाम है दलपंगुल। दलपंगुल एक उपाधि है, दलपंगुल, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। दलपंगुल जिसका अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। दूसरी जो है, दूसरी इसकी है, एक तो दलपंगुल हो गया, दूसरा है राय पिथोरा। दूसरी उपाधि कौन सी है? राय पिथोरा, अर्थात युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, ठीक है। हिंदू सम्राट भी कहा जाता है, हिंदू सम्राट, ठीक है। हिंदू सम्राट की इसको भी संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इसे जो है
भारतेश्वर भी कहा जाता है, भारतेश्वर। तो ये जो है ये सारी की सारी जो है किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हैं। कौन कौन सी है, दलपंगुल है, राय पिथौरा है, हिंदू सम्राट है, भारतेश्वर है, ये सारी की सारी इसकी उपाधियां हैं। और ये जो है इसने सबसे पहले बताते हैं कि 1178 ईस्वी के अंदर इसने जो है सबसे पहले गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। किसको, नागार्जुन को पराजित किया था, ध्यान रखना। 1178 ईस्वी में गुड़गांव के युद्ध में अपने चचेरे भाई नागार्जुन को पराजित किया था। और 1182 ईस्वी के अंदर इसने जो है सबसे पहले, ध्यान रखना, भंडानक जाति का दमन किया था। कौन सी जाति, भंडानक जाति का दमन किया। ऐसी जाति है जिकी आगे आगे सिरकण की आदत थी, आगे चल जे कि यहाँ करके अपरली भूमि पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जो है ये इसके अंदर आ जाएगा, भंडानक जाति का क्या किया इसने इस समय, दमन किया है। ठीक है, भंडानक जाति का क्या किया है, दमन किया है। ओके दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद में अगर हम पृथ्वीराज चौहान की चर्चा करें तो पृथ्वीराज चौहान में आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। कौन सी अपनाई थी, दिग्विजय की नीति अपनाई थी। अर्थात दिग्विजय की नीति का मतलब होता है आसपास के जितने भी राज्य हैं उन आसपास के जितने भी राज्य हैं उन पर अधिकार करके, आसपास के राज्यों पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का क्या करना, विस्तार करना। तो आसपास के राज्यों पर अधिकार करके साम्राज्य का विस्तार करना, ये साम्राज्य का विस्तार करना किस नीति का परिणाम रहा है, दिग्विजय की नीति का परिणाम रहा है। भाई एक बात है, पहली बात तो सीधा बनाओ, सीधा मान जे तो ठीक है, सीधा ना माने टेढ़ा बना लो। टेढ़ा क्या मानेगा, टेढ़ा मानेगा कि वहां पर अटैक कर दो, आक्रमण कर दो, आक्रमण करके बना लो। इन वास्ते दिग्विजय की नीति जो है वो साम्राज्य विस्तार किसकी एक नीति है, उसको अपनाया था इसने। तो इसके तहत मैं आपको बता देता हूं कि इसने जो है युद्ध किए हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों के साथ किए हैं। तो अपने जैसे मान लो बात करें तो अपने राजस्थान की ही कर लेते हैं। तो आपको राजस्थान दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान में यहां पर एक प्रांत है जिसका नाम है अजमेर, और यही जो अजमेर प्रांत है यहां पर शासक हुआ है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जो सबसे पहला, अगर हम युद्ध की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का सबसे पहला युद्ध जो है, तो सबसे पहला जो इसका युद्ध है वो माना जाता है, ध्यान रखियो, का 1182 ईस्वी में अठे युद्ध लड़ो जिसका नाम हो तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध, तुमुल का युद्ध लड़ा गया था। तुमुल का युद्ध जो लड़ा गया था उस समय जो है महोबा एक प्रांत पड़ता है, महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। महोबा को एक राजा हो जिसका नाम हो परमर्दी देव चंदेल। महोबा प्रांत का एक शासक था जिसका नाम क्या था, परमर्दी देव चंदेल। जिसको परमर्दी देव चंदेल है, परमर्दी देव चंदेल के साथ में ही पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संघर्ष होता है, युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या है, तुमुल का युद्ध। इस युद्ध का रीजन देखो, इस युद्ध का रीजन क्या है, रीजन वही है कि परमर्दी देव चंदेल का दो सेनापति, हाँ परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति है, और सेनापति का नाम आता है आल्ला और उद्दल, आल्ला और उद्दल। अब बताओ कि आल्ला और उदल में आंग पिता का देड़ा बढ़िया बढ़िया घोड़ा, शानदार घोड़ा, बढ़िया नस्ल का घोड़ा, बतावे कि फारस का बढ़िया घोड़ा। तो ये जिका आल्ला और उदल के करियो कि बे अश्व जी का है, आल्ला और उदल को परमर्दी देव चंदेल डिमांड करी कि बे अश्व माना चाहिए। ठीक है, तो परमर्दी देव चंदेल डिमांड करी, आल्ला और उदल देना के कर दियो, मना कर दियो कि मैं तो कौन दिया, हमारा घोड़िया गाड़िया। ठीक है, बात सुन लियो सीधी सी। तब बतावा कि परमर्दी देव चंदेल आल्ला उदल नाराज हो गयो है, आल्ला उदल ने देश निकालो दे दियो, और आल्ला उदल जी को चल पड़िया, कट्ठे चल गया कन्नौज के जयचंद गढ़वाल गए दरबार में। तो युद्ध को देखो क्या कारण है, युद्ध को कारण वही है कि पृथ्वीराज का दिग्विजय की नीति के तहत कुछ सैनिक का घायल अवस्था में बे क्या है कि महोबा प्रांत में जाके कोई वन वगैरह में किया, मतलब जो आंगो पार्क वगैरह बनेड़ो पी पार्क में जाके ठहर जाए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो भी कुछ सैनिक थे, कुछ सैनिक क्या है कि पार्क वगैरह में जाकर ठहर जाते हैं। तो बताओ है कि अणपरमर्दी देव चंदेल के करो मांगी हत्या करवा दी। ठीक है, हत्या करवा दी। तब इन बात को पता चलियो पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज के करो सेना चाल दी, और सेना जी को नरेना जयपुर तक पहुंच गई। सेना जी को अठू अजमेर कटे पहुंच गई, नरेना जयपुर। परमर्दी देव चंदेल ना ठा लाग्यो, आ गयो भाई, अब तो आपनों की बननो ही कोनी। इन वास्ते परमर्दी देव चंदेल आल्ला और उदल ने बुलाने वास्ते पत्र लिखे। आल्ला उदल ने कहा दबा दबा जो अटैक होने लाग रही है। आल्ला उदल भी रिप्लाई कर दियो व्हाट्सएप पर वापस। आल्ला उदल के भाई अब मैं के कर सका, थे तो मैंने देश निकालो दे दियो, मैं करा के, हम तो नहीं आएंगे किसी भी हालत में। तब बताते हैं परमर्दी देव चंदेल ने एक पुनः पत्र लिखा जिसमें लिखा कि
आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि एक तरह की मातृभूमि को अनुवादो देगे, वास्तव देगे कि हम वापस बुला लियो कि आल्ला और उदल बतावे कि आल्ला और उदल जो एक सागर लड़ता नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर भी कोई पराजित करना वालों को नहीं हो, पूरी दुनिया में कोई पराजित करना वालों को नहीं हो। अब बतावे कि पृथ्वीराज रंग बीच में 1182 ईस्वी के अंदर तुमुल को युद्ध हो। अरे तुमुल का युद्ध के अंदर क्या है कि आल्हा और उदल कुछ कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गए थे, कुछ कहते हैं अपनी मौत मारे गए थे। जैसा भी है भी आल्हा और उदल या फिर परमर्दी देव चंदेल इस युद्ध में क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, वीर सेनानायक जो है ये दोनों जो है पराजित हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि विजय के बाद में अब विजय प्राप्त हो जाती है और इस समय लड़ते हुए आल्हा और उदल को क्या है कि जगनिक नाम के एक कवि ने देखा था। किसने देखा? जगनिक नाम के एक कवि ने देखा था। जगनिक ने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिकार। का 12 साल तक जो है कुतियो जीवे, ठीक है, 13 वर्ष उम्र जी के सियार की वर, एक राजपूत योद्धा जी को है वो 18 साल का योद्धा के युवा की तरह लड़े, बाकी भी वो जीवन धिकार ही है। तो इन तरह की है कि परमर्दी देव चंदेल वगैरह हम बतावे कि हथियार वगैरह घेर दिया, हथियार गिरा दिया। परमर्दी देव चंदेल 1182 में तुमुल का युद्ध में क्यों गयो, पराजित हो गयो। और ये तुमुल का युद्ध किस किस के बीच में, पृथ्वीराज और किसके बीच में, परमर्दी देव चंदेल के बीच में लड़ा गया था 1182 ईस्वी के अंदर। और इस युद्ध में ये पृथ्वीराज विजयी रहे हैं। पृथ्वीराज ने पंजूराय नामक अधिकारी को कहा, पंजूराय को महोबा का अधिकारी बनाया था। पंजूराय को महोबा का अधिकारी बनाया था। किसने बनाया था? पंजूराय को महोबा का अधिकारी किसने बनाया था? पृथ्वीराज ने बनाया था। तो सारों पहलो जी को है, पहलो तो 1182 में भंडारकों को दमन करो। 1182 में इसने क्या किया? भंडारकों का दमन किया। और 1182 में इनको तुमुल या महोबा को युद्ध लड़े गयो। किंग साल लड़े गयो? परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल, परमर्दी देव चंदेल। याद रखियो तुमुल को युद्ध, तुमुल को युद्ध। एक बार जीके के अंदर प्रश्न भी आयो कि चंदेल शासक कौन था पृथ्वीराज के समय में? तो परमर्दी देव चंदेल है। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ है गुजरात का राजा भीमदेव संग। कौन सा युद्ध हुआ है? गुजरात के शासक भीमदेव के साथ में संघर्ष माना जाता है। इनके किसके साथ माना जाता है? तो गुजरात के शासक भीमदेव के साथ में इनका संघर्ष माना जाता है। ठीक है, 1184 में गुजरात है, गुजरात को राजा जो है भीमदेव सेकंड है, भीमदेव सेकंड है। और भीमदेव सेकंड के समय में जो संघर्ष माना जाता है, युद्ध माना जाता है, उस युद्ध का जो है दोनों पक्षों के बीच में 1184 में कब हुआ था? 1184 ईस्वी में जो है अनिर्णायक युद्ध हुआ था। अभी युद्ध को रीजन के, युद्ध को रीजन तो कई है। पहलो युद्ध को रीजन तो बतावे कि पृथ्वीराज जी को है, पृथ्वीराज चौहान जी को है, पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या जी को है अण करी, कर्ण भीमदेव करी। पृथ्वीराज चौहान के पिता की हत्या, पृथ्वीराज के पिता की हत्या कर्ण करी, भीमदेव करी। पहलो रीजन तो है। दूसरो रीजन क्या है कि इन भीमदेव ने के श्रीकर्ण किया था, धीरे धीरे के आगे बढ़ गए आगे सीमा पर अधिकार कर लाग रहे हो। दूसरो रीजन तो है। तीसरो रीजन क्या है कि भीमदेव के 7 चचेरे भाइयों की हत्या। किसके? भीमदेव के 7 चचेरे भाइयों की हत्या, चचेरे भाइयों की हत्या कर्ण कर दी रे, कान्हा ने कर दी थी, कान्हा ने कर दी। ठीक है, भीमदेव के 7 चचेरे भाइयों की हत्या जो है पृथ्वीराज के चाचा कान्हा ने कर दी थी। 7 चचेरा भाइया ने मार दिया कान्हा। अब कान्हा 7 चचेरा भाइया ने मार दिया तो आगे तो गढ़ में आनी आगे गढ़ में फांसी। और इनको अलावा जी को चौथा और महत्वपूर्ण जी को रीजन है, वो चौथा और महत्वपूर्ण रीजन वो है कि आबू है। आबू में सलख राजा था, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था इंछिनी। इंछिनी तो जी की सलख की पुत्री इंछिनी ही। अब सारों तकड़ो रोड़ो ओ पड़ियो है राजस्थान में। अठे के रोड़ो पड़ियो है कि गुजरात को भीमदेव द्वितीय के इंछिनी प्रेम करतो, के करतो? प्रेम करतो। लेकिन इंछिनी जी को है किंग और के प्रेम में ही पागली, किंग प्रेम में? पृथ्वीराज के। इंछिनी क्यों प्रेम करती? पृथ्वीराज। अरे इंछिनी प्रेम कौन करतो? गुजरात को राजा भीमदेव सेकंड। अब गुजरात को राजा भीमदेव सेकंड इंछिनी प्रेम करतो और इन्हें जी को है पृथ्वीराज जी को है पृथ्वीराज प्रेम कौन करती? इंछिनी। अब इनका कारण क्या है कि आंग वजह फेर लफड़ो पड़ गयो, लफड़ो बहुत खतरनाक पड़ियो। अब तकड़ो लफड़ो पड़ गयो, आपस में लड़ पड़िया एक तरह। ठीक है, वही रीजन है। कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है
इस भीमदेव को मार दिया था। भीमदेव द्वितीय को कुछ इतिहासकार कहते हैं कि दोनों के बीच में 1187 ईस्वी में संधि हो गई थी। संधि के कारण जो है ये आपस में बच गए थे, किसी प्रकार की कोई हत्या वगैरह यहाँ पर नहीं हुई है। ये बात कौन लिखता है, तो ये बात लिखने वाले कौन है, तो ये इतिहासकार लिखते हैं। कुछ कहते हैं अपने ही मौत मारा गया था, कुछ कहते हैं मार देते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग कारण है। एक कारण की एक मैंने आपको बताया है कि ये अपने किस में चलेगा, ये दिग्विजय की नीति के अंदर साम्राज्य विस्तार। 1182 में तुमुल का युद्ध है और 1184 के अंदर अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया था भीमदेव और पृथ्वीराज के बीच में। पृथ्वीराज के बीच में मतलब कोई का मार दिया मार दिया मार दिया, लेकिन कोई का बच विजय बच विजय बच विजय। कौन मारा, आपकी मोत ही मर्जी है। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें इसके आगे, तो इसके आगे महत्वपूर्ण बातें आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है इसका युद्ध जो है पृथ्वीराज का युद्ध माना जाता है। ठीक है, कहां के शासक, कन्नौज के राजा, कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल के बीच में वर्सेस सामने कौन है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तीसरो पृथ्वीराज चौहान तीसरो। तो इनके साथ में ये इसका युद्ध माना जाता है। देखो इस युद्ध में क्या हुआ था, सबसे पहले अपने चर्चा कर लेते हैं इस युद्ध के बारे में। ठीक है, तो मैं राजस्थान को छोटो सो नक्शो बना दूं, ज्यादा बड़ो कौन बनाऊंगा, छोटो सो बना सी। ठीक है, राजस्थान 28 क्षेत्र पड़ा है जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है, कन्नौज। कन्नौज को जी को राजा है कन्नौज पड़े, कन्नौज को जी को राजा है जिसका नाम है जयचंद, जयचंद गहड़वाल। कन्नौज को राजा के है जयचंद गहड़वाल। 8 अजमेर पड़े, अजमेर को कौन हो ही गयो, पृथ्वीराज। देखो रीजन तो कई है, राजनीतिक कारण ही है, राजनीतिक कारण है तो उनकी चर्चा कर लेते हैं अपने कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण रहे दोनों के बीच में संघर्ष का। तो एक चीज ध्यान रखियो कि अजमेर जी को है, अजमेर को राजा जी को है, बिगु नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अजमेर के बाद में कन्नौज है, कन्नौज को राजा है जी का नाम है जयचंद गहड़वाल, जयचंद गहड़वाल। और दिल्ली है इनके बाद में, दिल्ली को राजा है अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर। अजमेर को पृथ्वीराज तृतीय, कन्नौज को जयचंद गहड़वाल और दिल्ली को किया है अनंगपाल तोमर। तो बताओ है क्या, अनंगपाल तोमर के 2 छोरी, अनंगपाल तोमर की कितनी छोरी, 2 छोरी। पहली को छोरी को नाम हो कर्पूरी देवी, के नाम हो कर्पूरी। दूसरी को इतिहासकार नाम था को नहीं, एक्स वाई कुछ भी रख लो। एक कर्पूरी देवी जी को, कर्पूरी देवी को बेटे को नाम क्या हो, पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। और जी क्या दूसरी छोरी जी की नाम हो एक्स, जी के बेटे को के नाम हो, पुत्र का क्या नाम था, जयचंद गढ़वाल। बस वही लफड़ा है, दोनों जी का है मासिर बेटा भाई है। कौन कौन है, कन्नौज को जयचंद गढ़वाल और अजमेर को पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो इन तरह की मैंने आपको यहां पर बताया ये पूरी पूरी राम कहानी किस तरह से। अब आगे हम सुनेंगे, बात सुनेंगे। देखो तो यहां पर देखो अनंगपाल तोमर है, अनंगपाल तोमर की जो है पुत्री है कर्पूरी देवी, एक एक्स है। मैंने आपको बताया है कि इसका पुत्र जयचंद गहड़वाल है और इसका जो है पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। क्या हुआ कि अनंगपाल तोमर है, अनंगपाल तोमर का कोई उत्तराधिकारी को नहीं, अनंगपाल तोमर के किसी प्रकार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब भाई अनंगपाल तोमर का उत्तराधिकारी को नहीं, तो इनको रीजन क्यों हो, अब क्यों हो कि ये जो है ये बड़ा दोहित्र है, कौन, जयचंद गहड़वाल। अब अनंगपाल तोमर के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए ये दिल्ली की राजगद्दी सौंपना चाहता है किसको, पृथ्वीराज को। लेकिन बड़ो दोई तो कौन है, जयचंद गहड़वाल है, बड़ो जयचंद गहड़वाल है, छोटो कौन है, अजमेर को पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। तो अनंगपाल तोमर कह रहे कि आप गए जी की गद्दी राजगद्दी है नहीं, बा राजगद्दी किन दे दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय दे दिया। किन दे दिया, पृथ्वीराज चौहान। भाई तू दिल्ली को राजा बन, जयचंद गहड़वाल नहीं बनना चाहिए, जयचंद गहड़वाल जो है वो राजा नहीं बनेगा। अब ये बातों के नाराज हो जाए, क्योंकि बड़ो दोई तो कौन है, जयचंद है, तो राजगद्दी किन देनी चाहिए, जयचंद गहड़वाल ने देनी चाहिए। लेकिन आ दे किन दी राजगद्दी, दे दी किने, पृथ्वीराज ने। तो पहलो रीजन तो आ दोनों के बीच में लड़ाई को वही है कि राजगद्दी अनंगपाल तोमर देनी की नहीं, पृथ्वीराज ने, जयचंद ने देनी, और दे किन दी, पृथ्वीराज ने दे दी। पहलो रीजन हो। दूसरो जी को रीजन है, जयचंद की एक लड़की थी, जयचंद की लड़की थी एक,
ठीक है, जिसका नाम था संयोगिता। अब भाई जयचंद की लड़की संयोगिता, संयोगिता प्रेम कर लाग जाए कौन है, पृथ्वीराज। अब देखो के हुए कि यहाँ मुलाकात हुए दोनों की, मां मुलाकात पढ़ांगा आपा, ठीक है, बड़ी खतरनाक मुलाकात हुए दोनों की। के का एक महादेव जी को मंदिर है जिसका नाम है कोटेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है, कोटेश्वर महादेव को मंदिर पड़े है, अठे रास्ता में है, कोई कन्नौज वगैरह के रास्ता में है कोटेश्वर महादेव को मंदिर। कोटेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर क्या है कि एक शिवलिंग है जिसको सोना है बढ़िया। और जी मान लो कोटेश्वर महादेव है मंदिर है, कोटेश्वर महादेव का मंदिर के अंदर एक ही है शिवलिंग है। और ये जो शिवलिंग बना हुआ है ये किसका है, स्वर्ण शिवलिंग है, सोने का शिवलिंग बना है, ठीक है। किस प्रकार का है, शिवलिंग है। और शिवलिंग क्या को बने हुए है, सोने को बने हुए है, शिवलिंग सोने का शिवलिंग बना हुआ है। अब क्यों हो क्या लुटेरों ने क्या प्लान बना लिया शिवलिंग को चुराने का, लुटेरों ने शिवलिंग को चुराने का प्लान बना लिया। अब लुटेरा शिवलिंग ने चुराने को प्लान बना सी, तब के हुए लुटेरों ने शिवलिंग चुराने का प्लान बना लिया। ये बात की कोई बनक लाग जाए कि पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज बी टाइम में राजकुमारी हुए, बताओ अजमेर को राजकुमारी हुए बी टाइम की बात है। पृथ्वीराज ने बनक लाग जाए, पृथ्वीराज ने बनक लाग जाए शिवलिंग चुराने को प्लान है। आ के करियो जिका लुटेरा, लुटेरा के प्लान बनायो, लुटेरा प्लान बनायो का आपा के करांगा एक 40 सालों शिवलिंग बना सिया, नकली शिवलिंग बना सिया। वो के करांगा इस शिवलिंग की जगह रख देंगे, क्योंकि वो शिवलिंग से किसता ही तो क्या ठा लाग जी से शिवलिंग चोरी हो गयो, तो बी जगह वो शिवलिंग रख देंगे नकली और असली आपा चक लियावांगा। इया प्लान बनियो, खतरनाक प्लान हो बोलो, ठीक है, सक्सेस भी होना रही हो। तब बताओ पृथ्वीराज ने पतो चलियो भी आंगो प्लान को भी पतो चल गयो पृथ्वीराज ने, पृथ्वीराज आंगा मित्र हा कई जना मिलेड़ा आ के करियो, आ या करियो का ओ जिको आंगो उस नकली शिवलिंग होनी, वो नकली शिवलिंग ही चुरा लियो। पृथ्वीराज नकली शिवलिंग चुरा लियो और खुद जिके दिन चोरी करने वाला नहीं, जिस दिन ये चोरी करने वाले थे उस दिन खुद जाकर क्या है कि उनसे पहले चोरी करने से पहले इन्होंने क्या है कि असली शिवलिंग चुरा लिया और नकली यहाँ रखा है। कौन रखा है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जी और नकली रखी आया, क्योंकि जब तक सुबह किया है राज्याभिषेक अभिषेक वगैरह ना हो सी शिवलिंग हो तब तक तो पता कौन सा ले अभी पाली साड़ो है असली है कि नकली है। तो पृथ्वीराज पहले ही रख लिया और असली शिवलिंग अंग शिविर में ले जाके रख दियो। अब भाई चोर गया, चुरान तो जाई सी, चोर चोरी करने के लिए गएंगे तो ये इनके पास में क्या है, असली शिवलिंग है। अब एक एक रहा असली शिवलिंग अठ रख दे और नकली अठ उठा लिया है भाई, आड़ो शिवलिंग आंक नहीं वापस आ गयो। तो यहां कर गेर ई बातों के है इंप्रेस हो जाए कौन है, संयोगिता, नंदिनी नाम था बताती हैं, संयोगिता इंप्रेस हो जाती है किसे, इस बात से, ठीक है। के बात हुए भाई शिवलिंग बचा लियो, पृथ्वीराज बड़ो राजा है, महान राजा है, राजकुमार है, इंप्रेस हो जाए, दोनों के बीच में क्या हो जाए, प्रेम संबंध हो जाए, प्रेम संबंध हो गया दोनों के बीच में। अब प्रेम हुए, प्रेम बावड़ो हुए, जमाई पागल हुए, प्रेमी प्रेमी भी पागल हुए। इस स्थिति में क्या है कि दोनों की अब पतो है कि भाई पृथ्वीराज की जयचंद की दोनों की बढ़नी को नहीं, अब जयचंद की दोनों की क्या बढ़नी बंद होगी, दोनों की बने को नहीं, जयचंद की अडवालगी पृथ्वीराज की बने को नहीं, अब प्रेम हो जाए। अब बताओ है कि दोनों के बीच में चिट्ठी व्यवहार हुआ, पत्र व्यवहार हुआ, यहाँ करके इनू इन्ना पत्र भेजी से पत्र व्यवहार हुआ। अब पत्र व्यवहार हुआ क्या बताओ है कि पृथ्वीराज एक दिन कोई पत्र लिखियो तो वो पहुंचनो तो की कनो, संयोगिता कनो, लेकिन संयोगिता कन पहुंचना है बिना वो की कन पहुंच गयो, जयचंद पढ़ लियो पत्र, अब पत्र जयचंद पढ़ लियो, ठीक है। प्रिय संयोगिता नाम लिखे और नीचे पृथ्वीराज का साइन मोर मार लागेड़ी, पृथ्वीराज को पत्र हुआ पढ़ता ही जयचंद जी को है पत्र तो गाते हो जेब में, और संयोगिता ने कर दियो केद, संयोगिता ने के कर दियो केद, और इंगो के रख दियो स्वयंवर रख दिया, संयोगिता को स्वयंवर रख दियो पृथ्वीराज, सॉरी संयोगिता का स्वयंवर रख दिया किसने, जयचंद गैडवाल ने। और पृथ्वीराज जी को है, पृथ्वीराज कई दिन हो गया चिट्ठी चाठी आई को नहीं, कोई भी चिट्ठी भेजी अभी को भी रिप्लाई को नहीं, पृथ्वीराज चिट्ठी भेजते रहे हो, जयचंद पढ़ते रहे हो, पृथ्वीराज चिट्ठी भेजते रहे हो, जयचंद पढ़ते रहे हो, संयोगिता का पुगी को नहीं चिट्ठी। अब पत्र जो है संयोगिता के पास नहीं पहुंचा, भाई कोई ना कोई तो लफड़ है, स्वयंवर है, बाद में स्वयंवर की कई दिन बाद में पृथ्वीराज ने स्वयंवर की सूचना मिली, कभी को स्वयंवर रख दियो और पृथ्वीराज ने बुलायो को नहीं, पृथ्वीराज ने स्वयंवर में बुलायो को नहीं। अब पृथ्वीराज स्वाभाविक सी बात है पृथ्वीराज तो जासी, अब पृथ्वीराज ने बुलायो को नहीं तो पृथ्वीराज जी को है तैयार हो गयो कि मैं तो स्वयंवर में जासी हूं, इनको मित्र हो बताओ चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई बहुत मना करो रेण दे रहे तू, जयचंद बहुत तकड़ो राजा है, शक्तिशाली राजा है, ठीक है, बिग सागा पा मुकाबलो कौन कर सका नहीं, तू रेण दे, लेकिन कौन मान्यो नहीं मना, ठीक है, प्रेम है, प्रेम में पागल है पृथ्वीराज। अब कहीं हो कि स्वयंवर राखेड़ो इन्हें
स्वयंवर का टाइम में क्या करो कि जी मान लो ओ राजा है सुनो सो राजा बना दियो। देखो राजा है जयचंद, राजा को क्या नाम है? जयचंद गैडवाल है। जयचंद गैडवाल संयोगिता का क्या रख दिया? स्वयंवर। इन्नो राजा आएगा, इन्हें भी राजा बैठे, इन्हें भी राजा बैठे, इन्हें भी राजा बैठे, इन्हें भी राजा बैठे, इन्हें भी राजा बैठे। ठीक है, तो इस तरह से साइड में राजा बैठे, ऊपर यहां पर जो है राजगद्दी पर जो है राजा बैठे। ए इन्नू बिना इन्हें बिना देश दूर दराज बुलाएड़ा। ठीक है, देवताओं ने भी टेलीफोन कर दिया कभी संयोगिता को स्वयंवर थे भी आ जाइयो यहाँ करके। मतलब आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर फेमस हो गया भी संयोगिता का स्वयंवर है। स्वयोगिता के स्वयंवर में सारा ने बुलाए है। और भाई बुढ़ा 85 साल का सारा ही आ गया, राजा रूजा जिसा भी दिखा, छोटा मोटा सगड़ा ही आ गया, भेड़ा हो गया, संयोगिता के स्वयंवर आखिए। लेकिन पृथ्वीराज ने कौन बुलायो? किन कौन बुलायो? पृथ्वीराज ने। और पृथ्वीराज की केकरी अठे मूर्ति बना दी। पृथ्वीराज की मूर्ति बना के यहाँ हाथ जोड़ के यहाँ खड़ा दियो और अठ लिख दियो सुस्वागतम। ठीक है, हाथ जोड़ के यहाँ खड़ा दियो, स्वागतम लिख दियो, भी स्वागत कर ला रहे एक तरह। ठीक है, अर्थात एक तरह से अपने यहां राजपूती राजा का अपमान किया गया जयचंद के द्वारा। जयचंद के द्वारा यहां अपमान करो, हाथ जोड़ के खड़ा दियो पृथ्वीराज ने। अब कहीं हुए, अब भाई बताओ जी की सरस्वती माला जी की ले गया हुआ हाथ में। ठीक है, माला जी की माला ले गया कौन? हाथ में माला ले गई कौन है? संयोगिता ले गई। संयोगिता हाथ में माला ले गई। अब अठू इनू देखने चालू करे, इनू इन्हें 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 ए गड़ाई है जिका राजा जिका है कुकड़ी सी या नस बारह निकाले, इया करे, गड़ी नस बारह निकाले, पर के करे? जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो हमें यहाँ भीड़ में नहीं दिखाई दिया अभी तक। तो इनू इन्हें इनू इन्हें इनू इन्हें करके चारे पासे घूमे, लेकिन जिका ढूंढना वो तो दिखो कोनी। तो इन्हें बाद में बतावे है कि ये इसको दिखाई नहीं दिया। तब बताते हैं कि ऐसी स्थिति के अंदर इसने क्या है कि गई जागे मूर्ति है जी की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। आले काम पक्को। ठीक है, मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। बिनु पृथ्वीराज आएडो भेष बदल गया थे। ठीक है, मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। वरमाला डालता ही बतावे कि जी हिंदू स्त्री है, भारतीय नारी है, तो क्या है कि अपने पति के पैर छूती है। तो आप पैर छूण लागी तन पृथ्वीराज आवे आगे खड़े करे कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपका स्थान तो यहाँ। इस तरह से बताते हैं कि ये अश्व पर आया था और अश्व पर इसको भगाकर ले गया था। किसको भगा ले गया? संयोगिता ने। अठोकट ले गयो, संयोगिता ले गयो। ठीक है, तो स्वयंवर से जो है किसको ले आया था? संयोगिता से ले आया था, संयोगिता को ले आया था। तब बताते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह भी हुई थी। जयचंद जो है, जयचंद की सेना के साथ में पृथ्वीराज को युद्ध भी करना पड़ा था, संघर्ष भी करना पड़ा था और बड़ो खतरनाक युद्ध भी करियो बतावे इन बाद में। लेकिन जिया तिया करके जो है इन कटे लिए हो दिल्ली लिए, संयोगिता के लिए दिल्ली ले आगे इनके कर लियो। संयोगिता के साथ दिल्ली लाकर इसने जो है कौन सा विवाह कर लिया था? तो गंधर्व विवाह कर लिया था। कौन सा विवाह कर लिया? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह हुआ है कौन सा विवाह? प्रेम विवाह। तो दिल्ली लाकर इसने कौन सा विवाह कर लिया था? प्रेम विवाह कर लिया था। किसके साथ? संयोगिता के साथ। किसने? पृथ्वीराज ने। अब आप देखा कि कहानी कितनी सत्य है, कहानी जो है वो कैसी है, कैसी सत्य है। अलग अलग इतिहासकार के लिखे हैं कहानी के बारे में, बिंगे बारे में भी थोड़ा सा सोचा भी के है के ना है कहानी। तब बतावे है कि कहानी जी की लिखी है कहानी इंगा बारे में जिको गोपीनाथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा प्लस दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा की कहानी इनके बतावे सत्य बतावे जी की पृथ्वीराज रासो के अंदर लिखेड़ी है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ही बताने ला रही हूँ। गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा की कहानी के माने कि भी या तो सत्य है, सत्य माने है। ठीक है, और जीएच ओझा जो है, ओझा इस कहानी का क्या करते हैं? खंडन करते हैं। ओझा जो है खंडन करते हैं। खंडन करते हुए कहते हैं कि उस समय तो स्वयंवर प्रथा थी ही नहीं, स्वयंवर प्रथा ही नहीं थी। इस कहानी का जीएच ओझा क्या करते हैं? खंडन करते हैं। और खंडन करते हुए कहते हैं कि उस समय स्वयंवर प्रथा ही नहीं थी, और स्वयंवर प्रथा नहीं थी तो ये कैसे ला सकता है? स्वयंवर से जीत कर कैसे ला सकता है? स्वयंवर से भगा कर कैसे ला सकता है? तो गोपीनाथ शर्मा इन सही माना है, लेकिन ओ क्या है इन सही कौन ही माने? कौन माने? जीएच ओझा इस कहानी को मिथ्या मानता है, झूठ मानता है। तो ये कुछ कथन है जो अभी आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर जो है आप बताते हैं कि आसपास के क्षेत्र जो है वो आसपास के क्षेत्र जीत लिए, इसने अधिकार कर लिए उन क्षेत्रों पर। लेकिन अब मेन बात जी की रहेगी, मेन बात के ही बार एक ही है,
मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध लड़ा जाएगा। बहुत खतरनाक संघर्ष जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ होगा। मोहम्मद गोरी के साथ जो युद्ध या संघर्ष होता है वो किसका होगा? पृथ्वीराज चौहान का होगा। गोरी आएगा, आने के बाद बठिंडा को जीते और किस तरह से तराइन के मैदान में इनके बीच में युद्ध होते हैं, इस युद्ध की अपने जो है कल चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाकी चर्चा अपने कल करेंगे, पृथ्वीराज को जो है एक भाग और लेकर आएंगे पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।